ये कहानी अदृश्य शक्ति के एक रोमांचक मोड़ को दर्शाती है, जहां अपराध, सत्ता की भूख और अलौकिक शक्तियों का टकराव होता है। आइए इस कहानी को विस्तार देते हैं। अदृश्य शक्ति, साम्राज्य का अंत और पश्चाताप की राह। भूरा की बढ़ती भूख और राघव का रहस्य। 50 लाख की उस भारी भरकम रकम ने भूरा के दिमाग में बारूद भर दिया था। वो अब महज एक छोटा अपराधी नहीं रहना चाहता था, वो एक ऐसी सल्तनत खड़ी करना चाहता था जिसके नाम से पूरा इलाका थर्रा उठे। उसने अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए भाड़े के गुंडे और अत्याधुनिक हथियार जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन इस चमक धमक के बीच एक कांटा उसे हर पल चुभता था। वो अज्ञात व्यक्ति जिसने उसे यह पैसा दिया था। भूरा घंटों अंधेरे कमरे में बैठकर सिगरेट के धुएं के छल्लों के बीच उस व्यक्ति का चेहरा याद करने की कोशिश करता। वो जानता था कि बिना किसी बड़े मकसद के कोई इतनी बड़ी रकम दान नहीं करता। उसने अपने सबसे वफादार खबरी को उस मोबाइल नंबर की टोह लेने में लगा दिया था जिससे उसे कॉल आया था। अंततः जब कड़ियां जुड़ी तो उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। राघव! भूरा के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, तो वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा मेरे मोहरे इस्तेमाल कर रहा है। खैर, जो भी हो, उसने मुझे राजा बनाया है, तो अब उसे शुक्रिया अदा करना तो बनता है। प्रशासन की घेराबंदी, जूली और साकेत की रणनीति। दूसरी ओर जिला मुख्यालय में तनाव चरम पर था। जिला अधिकारी जूली के माथे पर लगी पट्टी उस खौफनाक हमले की गवाही दे रही थी, लेकिन उस पट्टी के पीछे छिपी आंखें अब और भी ज्यादा दृढ़ थीं। उनके बगल में बैठे थे जिले के नए और जांबाज एसपी राजवीर सिंह। राजवीर ने मेज पर हाथ मारते हुए गरजकर कहा, भूरा ने सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं किया, उसने संविधान को चुनौती दी है। मेरा आदेश साफ है, शूट टू किल। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उसे जिंदा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। साकेत, जो अब एक अन्य जिले का कलेक्टर था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला था, लेकिन उसका मन जूली की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने एसपी राजवीर को गुप्त रूप से भूरा के उन ठिकानों की जानकारी दी जो उसने अपनी विशेष क्षमताओं से पता किए थे। अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन। साकेत बनाम भूरा। जब सर्विलांस टीम ने भूरा और राघव की बातचीत को इंटरसेप्ट किया तो साकेत को समझ आ गया कि मामला कानून की पहुंच से बाहर जा सकता है। भूरा अब राघव से और पैसों की मांग कर रहा था ताकि वो साकेत को रास्ते से हटा सके। साकेत ने तय किया कि अब वो कलेक्टर की कलम छोड़कर न्याय के देवता का रूप लेगा। अंधेरी रात में शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम में भूरा अपने साथियों के साथ साकेत की मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। तभी साकेत वहां अकेला पहुंच गया। अकेले मौत को दावत देने आ गए साहिब? भूरा ने अपनी मशीन गन तानते हुए ठहाका लगाया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने भूरा की रूह कंपा दी। साकेत ने अपनी आंखें मूंदी और उसकी अदृश्य शक्तियां जागृत हो गईं। भूरा के आदमियों ने गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां साकेत के शरीर को छूने के बजाय हवा में ही स्थिर हो गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया हो। साकेत की चाल में एक अलौकिक गति थी। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था। एक एक करके भूरा के सभी गुंडे हवा में उछलकर दीवारों से टकराने लगे। भूरा की आंखों में पहली बार मौत का खौफ दिखा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन साकेत के एक ही प्रहार ने उसकी सल्तनत और उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। अस्पताल का सन्नाटा और राघव का मौन। अगली सुबह राघव एक सुनसान गली में लहूलुहान मिला। साकेत ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि उसे जीने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो अपने अपराधों के बोझ तले हर दिन मरे। सरकारी अस्पताल के आईसीयू के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने राघव से पूछताछ की तो राघव के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो कैसे बताता कि उसने एक ऐसे इंसान से टक्कर ली है जो एक ही समय में दो जगहों पर मौजूद हो सकता है? वो कैसे बताता कि उसके पिता विनोद धारीवाल की इज्जत उस कलेक्टर के रहमो करम पर टिकी है? मुझे कुछ याद नहीं, इंस्पेक्टर। बस एक एक्सीडेंट था, राघव ने फटी हुई आवाज में कहा। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। उसे पता था कि राघव झूठ बोल रहा है, लेकिन साकेत के पास अपनी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत उसका एलिबाय था। जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई, साकेत अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में फाइलें निपटा रहा था। यह उसकी अदृश्य शक्ति का चमत्कार था। उपसंहार, एक नई शुरुआत। राघव अपने पिता के आलीशान बंगले में वापस तो आ गया, लेकिन वो राघव नहीं रहा था। वो रात भर सो नहीं पाता था। उसे हर आहट में साकेत के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। दूसरी ओर जूली और साकेत ने जिले को अपराध मुक्त करने की शपथ ली। बुराई का अंत हो चुका था, लेकिन क्या राघव वास्तव में सुधर पाएगा, या ये शांति किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत है? अगला कदम।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जिसमें राघव के पिता विनोद धारीवाल और साकेत के बीच कोई गुप्त समझौता या टकराव दिखाया जाए?